हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। ग्रेविटेशन चैप्टर 11th का एक चैप्टर है और ये काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल नीट में इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग थ्योरी का क्विक रिवीजन करेंगे। उसमें हम लोग सारे फार्मूलाज देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल नीट में इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 मास है, एक m यहाँ पे है, एक m2 यहाँ पे है, m1 यहाँ पे है, m2 वहाँ पे है। ठीक है, और m1 m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो हमारा इसके बीच में फोर्स क्या हो जाता है, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे मास m1 अगर है और यहाँ पे मास m2 है, तो इसके बीच में अगर कोई एक m मास का जो है बॉडी ला के रखते हैं और m1 m2 के बीच का डिस्टेंस क्या है d, और r1 और r2 जो है m1 से m का डिस्टेंस है r1 और m2 से m का डिस्टेंस है r2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा r1 और r2 का वैल्यू क्या होगा। हम यहाँ पे बिल्कुल मिड में इसको नहीं रखे हैं m मास को, ये है हमारा कहीं पर भी रेंडमली रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि r1 और r2 का वैल्यू क्या होगा। मिड में अगर होता तो r1 r2 का वैल्यू क्या होता d/2, लेकिन यहाँ पे d/2 नहीं है, यहाँ पे मिड में नहीं रखा गया है, ये रेंडमली कहीं पर भी रखा गया है। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है m, उसके बीच का डिस्टेंस r1 और r2, m2 से डिस्टेंस है r2 और m1 से डिस्टेंस है r1। तो हमको r1 और r2 निकालना है। तो यहाँ पर हमको जो है r1 का फॉर्मूला हमें याद रखना है कि r1 का फॉर्मूला क्या होगा। r1 = होगा √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू डी। ठीक है, और R2 हो जाएगा √m2 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू डी। ठीक है, तो ये R1 और R2 का फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखिए एक होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इसमें हमारा जो है 2 फोर्स होता है, F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा गिवन होता है। ठीक है, और इसके बीच में हमको रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट अगर दोनों फोर्स क्या है इक्वल है तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है 2F cos θ/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है थीटा का वैल्यू रखेंगे। अगर थीटा आपका 60 डिग्री है तो आप डायरेक्ट इस 3 रिजल्ट हम जो है डायरेक्ट याद रखते हैं यहाँ पे कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो √3F होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो √2F होगा। ठीक है, अगर थीटा 120 डिग्री है तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स F होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम I से डिनोट कर रहे हैं और I = हो जा रहा है यहाँ पे F/m। ठीक है, F हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, m मास है कोई भी बॉडी का। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास पार्टिकल या पॉइंट मास क्या होता है, तो I = होता है Gm/r²। ठीक है, और ये -r कैप है, मतलब कि जिधर की तरफ रेडियस वेक्टर होगा माइनस डिनोट करा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमारा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हम होलो स्फीयर का देखेंगे और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल बोलते हैं, होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल। ठीक है, केस 1 पहला केस है कि स्मॉल r अगर मान लीजिए कि रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या है बड़ा है, मतलब कि स्मॉल r जो है जो हमारा पॉइंट है वो क्या है आउटसाइड द स्फीयर है। ठीक है, पॉइंट हमारा आउटसाइड द स्फीयर है तो हमारा ये स्मॉल r हो गया ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि रेडियस ऑफ स्फीयर से ज़्यादा हो गया स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे तो आई आउट का फॉर्मूला क्या हो जाता है Gm/r²। यहाँ पे आई आउट जो है डिपेंड करता है r² पे, और वो करता है कैसे, आई आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो अब देखिए केस 2 के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। केस 2 है हमारा कि स्मॉल r अगर इक्वल है कैपिटल R के, मतलब कि रेडियस ऑफ जो स्फीयर है स्फीयर के रेडियस के बराबर है, मतलब कि सरफेस पर हमारा पॉइंट होगा। ये अगर हमारा स्फीयर है
तो यही इसका ये रेडियस r है और पॉइंट यहाँ पर है, तभी तो स्मॉल r इक्वल है कैपिटल R के। तो इसका मतलब है कि आई सरफेस क्या हो जाएगा, GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद केस थर्ड होता है हमारा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो इनसाइड है स्फीयर, तभी तो हमारा स्मॉल r जो है लेस देन कैपिटल R हो रहा है। r कैपिटल R है रेडियस, ठीक है, और स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे केस थर्ड में स्मॉल r जो है लेस देन कैपिटल R है, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आई इनसाइड क्या होता है, 0। ये यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका ग्राफ देखते हैं कि होलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, तो इसमें जो है इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होगा। तो इंटेंसिटी हमारा एक y एक्सिस पे दिया गया है, r जो है हमारा x एक्सिस पे गिवन है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये इस तरह से होगा। कैसे, मतलब कि ये स्मॉल r जो है अगर लेस देन कैपिटल R है तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, 0। देख लीजिए इनसाइड क्या है, 0। उसके बाद जो है सरफेस पे क्या है, -GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड क्या है, -GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे आई आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर होता है, तो उसका ये इस तरह का ग्राफ बन के आता है, ठीक है। तो ये हमको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो सॉलिड स्फीयर में हम केस 1 देखेंगे। केस 1 जो है यहाँ पे है, अगर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है तो हमारा आई आउट जो है वो क्या है, GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सेम होलो स्फीयर की तरह है ये भी, ठीक है, आउटसाइड वाला केस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सरफेस का, तो ये भी सेम होलो स्फीयर की तरह है, GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन इन साइड में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इन साइड में वहाँ 0 था, यहाँ सॉलिड स्फीयर में क्या है कि इन साइड GM स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे जो आई इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, ठीक है। पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो यहाँ पे ग्राफ देखें तो कैसा होगा, अंदर में इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमारा जो है सरफेस पे -GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद आई आउट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। तो जी का फॉर्मूला होता है GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, या इसी को हम 6400 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया G = GME अपॉन RE स्क्वायर, क्या हो गया, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप GME का वैल्यू रखेंगे, G का वैल्यू रखेंगे इसमें, और RE का वैल्यू रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि G का वैल्यू निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको CGS में बदलेंगे तो 9800 आ जाएगा, ठीक है, 9800 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो हो जाएगा। यहाँ पे हमको तो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये G = 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे GME अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे G का वैल्यू हमें याद रखना है टिप्स पे कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखें तो G का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 π/ρ/g, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे G y एक्सिस पे दिया गया है और R जो है x एक्सिस पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनता है वो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, और हमारा आउटसाइड जो है ऐसा ग्राफ बनता है, और जो है हमारा सरफेस पे क्या होता है, GM अपॉन R स्क्वायर। फ्रॉम द ये जो हमारा है यहाँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाइट, सेंटर टू हाइट, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा सेंटर है R = 0 टू हाइट, किसी हाइट h तक हम जा रहे हैं तो वहाँ तक का ये ग्राफ है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू हाइट, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू हाइट। अब मान लीजिए अगर हमको पूछा जाता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन G, मतलब ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें परसेंटेज चेंज पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज चेंज अप टू 5% का बात करेगा तो आप बोलेंगे कि ΔG अपॉन G × 100% इक्वल टू ΔME अपॉन ME × 100% -2 × ΔRE अपॉन RE × 100%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद जो हमारा है वो है वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा जी है ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, ठीक है। तो जैसे ड्यू टू हाइट, तो अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, छोटे हाइट पे ये चेंज नहीं होता है, जी ही रहता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो ये जी जो है वो चेंज होता है। तो देखिए ज़्यादा हाइट पे ड्यू टू हाइट एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे जी एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वहाँ पे क्या होगा जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर फॉर एनी हाइट, किसी भी हाइट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इफ़ एच जो है वेरी वेरी लेस देन आर ई है देन जी एच इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन जी पूछेगा, तो परसेंटेज चेंज इन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू, और डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं जी एच माइनस जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज चेंज ये अप टू 5% के लिए है, ठीक है, अप टू 5% के लिए है। अब देखिए ये परसेंटेज चेंज इन जी पूछा था तो हम यहाँ पे माइनस लगा के बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमको परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी पूछे तो ये माइनस बता रहा था डिक्रीमेंट को, ठीक है। लेकिन अब हमको डायरेक्ट बोल दिया है कि डिक्रीमेंट बताओ, तो अब हम माइनस लगा के नहीं बताएंगे, अब हम सीधा बताएंगे कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू 2h अपॉन आर ए इंटू 100%। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है अप टू 5% चेंज के लिए, ठीक है। अब देखिए परसेंट डिक्रीमेंट इन वेट का बात अगर करें तो वो होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100% इक्वल टू 2h अपॉन आर ए इंटू 100%। ये भी वैलिड है अप टू 5%, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से हाइट पर जाने से जी चेंज हो रहा था उसी तरह से डेप्थ में जाने पर भी जी क्या होता है चेंज। तो ड्यू टू डेप्थ जो हमारा जी में चेंज आता है वो क्या होता है जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फॉर एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ में आप इसको लगा सकते हैं। एट सेंटर का बात करें तो यहाँ पे डी इक्वल टू सेंटर पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ई, तो यहाँ पे जी सेंटर पे क्या हो जाता है जीरो, ठीक है। जी सी क्या हो जाएगा जीरो, जी सेंटर पे क्या होता है जीरो। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी यहाँ पे पूछेगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू जी डी माइनस जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डी अपॉन आर ई इंटू 100। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वेट पूछेगा तो सेम है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100 इक्वल टू डी अपॉन आर ई इंटू 100। अब हमारा जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस एट अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस पे हमको वेटलेसनेस फील होगा, वो कंडीशन क्या होगा, तो वहाँ पे नॉर्मल जीरो होता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी वेटलेसनेस कंडीशन का बात करेगा तो वहाँ पे नॉर्मल जीरो होता है, और नॉर्मल का फॉर्मूला होता है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा। यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ एंड लेमडा है एल्टीट्यूड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एन इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ओमेगा निकल के आता है वो आता है 1 अपॉन कॉस लेमडा इंटू जी अपॉन आर ई, ठीक है। तो रूट अंडर में है जी अपॉन आर ई, और इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड एंगल दिया होगा, जी आपको पता ही है, आर ई आपको पता ही है, इस तरह से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। एट इक्वेटर जो है लेमडा जीरो होता है, तो यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर जी अपॉन आर ई। अब देखिए हाइट से जी का चेंज हो गया, हाइट पे जाने से हमारा जी चेंज हो रहा था वो भी हम पढ़ चुके हैं। डेप्थ में जाने पर जी चेंज हो रहा था वो भी हम पढ़ चुके हैं। और हमारा अब है कि शेप ऑफ अर्थ का डिफरेंट शेप है, इसलिए यहाँ पे अर्थ का शेप जो है उससे भी जी चेंज होता है। अर्थ बिल्कुल ही स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल हम उसको मानते हैं, अर्थ को मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। अर्थ जो है थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेडियस, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर की तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा रेडियस होता है अर्थ का, ठीक है। अब देखिए आर इक्वेटर कितना होता है, आर पोल प्लस 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर ज़्यादा रेडियस होता है इक्वेटर के पास, ठीक है। तो पोल वाला जो रेडियस है उसको उसमें 21 किलोमीटर जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा इक्वेटर का रेडियस, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है। तो इक्वेटर का रेडियस जो है पोल के रेडियस से क्या होता है ज़्यादा, तो इसलिए ये स्फेरिकल पूरा स्फेरिकल नहीं है हमारा अर्थ। हमारा अर्थ में जो है इक्वेटर पे रेडियस क्या होता है ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए जब रेडियस ज़्यादा होगा तो जी क्या होगा कम, जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी क्या होगा कम, तो इसी तरह से जी पी क्या हो जाता है, पोल पे जी होता है ज़्यादा और जी इक्वेटर पे जी होता है कम, ठीक है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे W इक्वेटर पे इक्वल होगा इक्वेटर पोल पे। पोल देखिए W वेट जो है ना, वेट हमारा इक्वेटर और पोल दोनों पे बराबर होगा, तो फिर चेंज क्या होगा, तो वहाँ पे चेंज होगा जी चेंज होता है जहाँ पे जी कम है, दोनों हमेशा इक्वल ही रहेगा। वेट आपका जो है इक्वेटर पर जो रहेगा वही पोल पर भी रहेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या होगा कि जब आपका जी कम होगा तो आपका मास बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आपको मास ज़्यादा फील होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और जब जहाँ पे जी ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे मास कम होगा, ठीक है। जहाँ पे जी कम हुआ वहाँ पे मास बढ़ गया, जहाँ पे जी ज़्यादा हुआ वहाँ पे मास कम हो गया। इस तरह से बैलेंस होता है कि आपका वेट हमेशा क्या रहे, इक्वल। वो इक्वेटर पर हो चाहे पोल पर हो, दोनों जगह वेट क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब देखिए हम डेप्थ के कारण देख लिए, हाइट के कारण देख लिए जी का चेंज, शेप ऑफ अर्थ के कारण देख लिए जी का चेंज। अब हम देखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट करती है तो इससे हमारे जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए n+m⍵² r cos लैम्डा इक्वल टू होता है mg, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, एल्टीट्यूड एंगल है, तो यहाँ पे हमारा जी डैश का जो फॉर्मूला आता है वो आता है g−ω² re cos² लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा जी का चेंज इससे निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एट इक्वेटर लैम्डा 0 होता है तो जी इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, g−ω² re, ठीक है। उसके बाद जी पोल पे क्या हो जाएगा, क्योंकि पोल पे लैम्डा एंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड एंगल होता है 90 डिग्री, लैम्डा होता है 90 डिग्री, तो वहाँ पे जी पोल पे क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमारा जो है शॉर्ट वन हमने कंप्लीट किया है। इसमें जो है लगभग 50% जो है थ्योरी कवर हो चुका है, सारा फार्मूला सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और जो है जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम शॉर्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और 2 शॉर्ट में हम ग्रेविटेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हर कॉन्सेप्ट हर फार्मूला इसमें इंक्लूड है, एक भी फार्मूला कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है, इसलिए आप जो है इसको रिवाइज कर लिए, इसको देख लिए, इसका शॉर्ट नोट बना लें, उसको बार बार रिवाइज करें, फार्मूला लर्न करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैक्स टू मैक्स, PYQ करें, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह से इसमें जो है सारे फार्मूला हैं, सारे फार्मूला कवर्ड हैं, इसलिए जो है ये 2 शॉर्ट वीडियो में ग्रेविटेशन कंप्लीट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है आप लोग इसको देखें, शॉर्ट नोट बनाएं और रिवाइज करें शॉर्ट नोट को बार बार, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।